नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज के इस सेशन में हम चैप्टर 6 से संबंधित सारे एमसीक्यूज करेंगे आपके जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 में जीएफ एंड एआर का चैप्टर 6। ये कर लेने के बाद मित्रों हमारे पास केवल और केवल 4 सेशन बाकी रह जाएंगे जीएफ एंड एआर के, 2 चैप्टर जिनकी थ्योरी और उन 2 चैप्टर के एमसीक्यूज। और उसके बाद हम एक और कंक्लूड करके एक और सेशन लेकर के आने की कोशिश करेंगे जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इन सब की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर मिल जाएगी। उस पीडीएफ को पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल विजिट करना होगा और उस चैनल का लिंक इस वीडियो के मैं पिन कमेंट में पिन करवा दूंगा, वहां जाकर के आप इसे ज्वाइन कर लेना। दूसरा, मैं अब स्टूडेंट्स को हमेशा से कहता आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ, पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यूज करिए। थ्योरी के बाद एमसीक्यूज आपके रिवीजन करने में बहुत हेल्प करते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यूज से आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको कंटेंट की समझ नहीं होगी, जब तक आपको चैप्टर की आपके सिलेबस की समझ नहीं होगी, तब तक आप एमसीक्यूज सॉल्व करने में सक्षम भी नहीं हो पाएंगे। और एमसीक्यूज तभी हेल्पफुल है जब आपको कंटेंट की अच्छी समझ हो चुकी हो। तो आज का ये सेशन एमसीक्यू का है। इससे पहले जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक के सारे थ्योरी और एमसीक्यू जरूर देखिए। आगे आपको जल्दी ही चैप्टर 14 और चैप्टर 17 जो आपके सिलेबस में है, वो 2 चैप्टर बाकी रह गए, उनको हमें करना शेष रह गया है। उसके बाद अपना जीएफ एंड एआर का सिलेबस पूरा हो जाएगा। आप सभी मित्रों ने यूथ एजुकेशन परिवार को बहुत स्नेह दिया, झोली भर भर के आशीर्वाद दिया, आप सभी ने बहुत सहयोग भी किया। इसके लिए आपका बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। और आपके सहयोग से ही एक दिन ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा बन जाएगा, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। मित्रों, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू चैप्टर 6। इस 6 में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रूल नंबर कहाँ से लेकर के कहाँ तक हमने पढ़े। मैं जेन्युइनली आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कितना याद रहा है। आज का पहला प्रश्न, भुगतान की समस्त राशियां जिसकी रसीदों पर टिकट अवश्य लगाए जाने चाहिए जब तक वह स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त ना हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ है एग्जाम में, फिर से आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसे। यानी कि प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि कितने रुपए की राशि तक आपको रेवेन्यू टिकट या स्टाम्प ड्यूटी जो लगती है वो जरूरी है। तो वो है 5000 या अधिक, ऑप्शन बी 5000 से अधिक, ऑप्शन सी रुपए 1000 या अधिक, ऑप्शन डी रुपए 1000 से कम। तो मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, 5000 रुपए से अधिक के रसीदों पर आपको रेवेन्यू टिकट लगाना जरूरी है। और इससे संबंधित बात कर रहा है मित्रों आपका नियम 85, नियम 85 85 इससे संबंधित बात कर रहा है। और वो कह रहा है रसीदों पर टिकट, स्टाम्प ड्यूटी ऑन रिसिप्ट्स, ये सारी बातें इसमें कह रहा है। और इसमें राजस्थान स्टाम्प एक्ट से संबंधित भी कुछ इसमें छूट दी गई है कि यदि कोई सरकार की रसीद है या पीडब्ल्यूडी विभाग की है तो इस तरह की रसीदों पर छूट भी इसमें दी गई है, वो भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न, सामान्य नियम के रूप में कितने राशि के चेक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि ऐसा करना किसी विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय नहीं हो। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि कम से कम कितनी राशि उससे अधिक के चेक जारी किए जाएंगे, रुपए 100 से कम, रुपए 100 से अधिक, रुपए 1000 से कम या रुपए 1000 से अधिक। दोबारा पढ़ो, कितनी राशि के चेक जारी नहीं किए जाएंगे, उससे कम लिमिट है। तो राइट आंसर है रुपए 100 से कम के चेक जारी मित्रों नहीं किए जाएंगे। और इससे संबंधित नियम है 104। कौन सा नियम कह रहा है मित्रों आपका? नियम 104 इससे संबंधित व्याख्या कर रहा है और वो कह रहा है चेकों की राशि इस नियम का सब्जेक्ट है, इस नियम की इसमें व्याख्या है। और चेकों की राशि कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 100 रुपए से कम के चेक जो है जारी नहीं किए जा सकते। आगे बढ़ते हैं, आयकर बिक्री कर संबंधी कटौती का प्रावधान जीएफ एंड एआर वॉल्यूम 1 के किस नियम में है? यदि कोई कंस्ट्रक्शन करवाया है तो उसमें बिक्री कर की कटौती, यदि कोई सेल हुई है तो उसमें बिक्री कर की कटौती से संबंधित जो प्रावधान है वो किस किस में है? तो वो मित्रों नियम 105 में है। अभी हमने देखा नियम 104। नियम 104 में क्या है? चेकों की राशि है। नियम 104 में चेकों की राशि का उल्लेख है और ये राशि कितने रुपए की हो सकती है? तो कम से कम 100 रुपए से कम के चेक जारी नहीं किए जा सकते। नियम 105 में आपको आयकर और बिक्री कर
इसके कटौती का प्रावधान है और इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी देने की बात नियम 105 मित्रों कर रहा है। नियम 106 कह रहा है चेक की अवधि कितनी होनी चाहिए। चेक की अवधि की बात कर रहा है कि चेक कितनी अवधि तक वैलिड रहता है, और वो होता है दो बातों पर। एक होता है जारी होने की तिथि से 3 माह तक चेक वैलिड होता है, और यदि इस 3 माह से अधिकतम होता है, और दूसरा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो, वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक। और ये बात आपकी कह रही है नियम 106 में। नियम 107 को मित्रों डिलीट कर दिया गया है। डिलीट इसलिए कर दिया गया है कि जो नॉन बैंकिंग के कोषागार है, नॉन बैंकिंग कोषागार उप कोषागार पर चेक के माध्यम से जो है आहरण करने की सुविधा थी नियम 107 में, और नियम 107 में डिलीट कर दिया गया है। ये था मित्रों नॉन बैंकिंग कोषागार से चेक से राशि आहरण करना, और इसको इसलिए डिलीट किया क्योंकि अभी कोई ऐसा उपकोषागार नहीं है जो नॉन बैंकिंग प्रकार का है, तो इसलिए इस नियम की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको नियम नंबर 107 डिलीट कर दिया गया। अभी ये नियम अस्तित्व में नहीं है। आयकर एवं बिक्री कर संबंधी कटौती का प्रावधान नियम 105 में है। इसके साथ साथ हमने 104, 106, 107 का रिवीजन के रूप में भी देखा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य वित्तीय और लेखन नियमों के किस नियम में बिल तैयार करने और उसके प्रारूप के संबंध में प्रावधान किया गया है। कौन सा नियम बिल तैयार करने और बिल के प्रारूप से संबंधित है? तो इसमें मित्रों नियम 79 नियम है, उसका जो संबंध है बिल तैयार करने और बिल के प्रारूप से संबंधित बात की गई। नियम 78 की बात कर ले मित्रों, तो नियम 78 में नवीन कार्यालय सृजित करते समय क्या क्या आवश्यकताएं होती है उसकी बात की गई है। नियम 78, कोई भी यदि नवीन कार्यालय सृजित करते हैं तो उस समय क्या क्या आवश्यकता होती है। नवीन कार्यालय के सृजित करने हेतु आवश्यकताएं, क्या क्या आवश्यकताएं होती है इसके बारे में हमने देखा कि कुल 3 ऐसी आवश्यकताएं होती है जो नवीन सैंक्शन यदि कोई कार्यालय है तो उसके लिए जरूरी है। पहला, उसके सैंक्शन की राजकीय स्वीकृति की प्रति, राजकीय जो गवर्नमेंट सैंक्शन है उस ऑफिस में कितने पोस्ट है, किस लेवल के पोस्ट है, तो इसकी एक प्रति। दूसरा, GF&AR के नियम नंबर 03 के तहत कार्यालय अध्यक्ष घोषित किए जाने की प्रति। और तीसरा, प्रथम कार्यालय अध्यक्ष के नमूने के हस्ताक्षर, प्रथम कार्यालय अध्यक्ष के नमूने के हस्ताक्षर। ये 3 चीजें जरूरी है। किसमें जरूरी है? कोई भी नया कार्यालय खोला जाए तो, और वो कार्यालय कौन सी ट्रेजरी के अधीन आएगा इसका निर्धारण, यदि उस जिले में एक से ज्यादा ट्रेजरी है तो इसका निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। नियम 79 में हमने देखा, क्या देखा? बिल तैयार करने से संबंधित प्रावधान है। किसमें है? नियम 79 में है। अब इसके बाद नियम 80 में देखोगे तो आप संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान की बात की गई है। नियम 80 में संदेश वाहक के माध्यम से, संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान की बात की गई है। और यदि आप मित्रों नियम 81 से संबंधित बात करोगे तो नियम जो 81 है उसमें पहचान पत्र के माध्यम से भुगतान की बात की गई है। पहचान पत्र के माध्यम से भुगतान की बात की गई है। ये इसकी चारों की चारों नियमों की व्याख्या है। नियम 78, नवीन कार्यालय के सृजित करने समय क्या क्या आवश्यकताएं होती है, तो ये 3 आवश्यकताएं वो हमने यहाँ देख ली। नियम 79 कह रहा है बिलों को तैयार करने उनके प्रारूप से संबंधित बातें कर रहा है। नियम 80 जो कह रहा है वो संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान की बात कर रहा है, और नियम 81 पहचान पत्र के माध्यम से भुगतान की बात कर रहा है। सामान्य वित्तीय और लेखा नियम के अनुच्छेद जिस राशि के भुगतान की रसीद पर टिकट अनिवार्य है, यहां पर आपको रुपए और नियम दोनों दे रखे हैं। तो अभी हमने पढ़ा नियम 85 और रुपए 5000 से अधिक, इस हिसाब से ऑप्शन सी सही रहता है। ये इसका राइट आंसर, क्योंकि 3000 से अधिक और नियम 84, तो नियम 84 में 3000 से अधिक इसलिए नहीं है क्योंकि नियम जो 84 है वो मित्रों दावों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में बात कर रहा है। नियम 85 अभी हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि रसीदों के ऊपर टिकट की बात कर रहा है, तो दावों को प्रस्तुत करना ये कह रहा है नियम 84। नियम 84, नियम 84 दावों को प्रस्तुत करने से संबंधित बात कर रहा है,
लेकिन यहाँ प्रश्न जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि अनुच्छेद जिस राशि के भुगतान से संबंधित बात कर रहा है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब राशि की बात आई तो राशि 5,000 या 3,000, तो राशि 5,000 से अधिक पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाना जरूरी है। और नियम आपका इससे संबंधित जो मित्रों 85 है वो ये कह रहा है कि रसीदों के लिए टिकट की बात कर रहा है, रसीदों के लिए टिकट या स्टाम्प ड्यूटी इसकी बात कर रहा है। वेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा, आकस्मिक व्ययों, सहायता अनुदान आदि के सरकार के विरुद्ध कोई भी क्लेम समय अतीत या अवधि पार क्लेम होगा। यदि वह क्लेम अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाए तो वह क्लेम देय अवधि से 2 वर्ष के भीतर भीतर पारित होना चाहिए। कितनी? देय अवधि के 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत होना चाहिए, 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत होना चाहिए। पारित हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 2 साल के भीतर भीतर प्रस्तुत होना चाहिए। और कार्यालय अध्यक्ष ये तय करेगा कि उसी क्लेम को जो है 2 साल के भीतर भीतर प्रस्तुत कर दिया जाए, वो अवधि पार में नहीं जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सामान्य वित्तीय और लेखा नियम के किस नियम में बिल की परिभाषा दी गई है? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि कौन से नियम में बिल की परिभाषा दी गई है। आप कमेंट करके मुझे लिखिए कि आपको यदि याद हो कि कौन से नियम में बिल की परिभाषा दी गई है, तो आप जरूर लिखिए। देखिए, नियम 75 में बिल की परिभाषा दी गई है। किस नियम में दी गई है? नियम 75 में बिल की परिभाषा दी गई। 74 में क्या दिया गया? अभी हमने देखा, डिस्कस किया। नियम 74 में दावों को, नियम 74 दावों को प्रस्तुत किया जाना, या इससे संबंधित सामान्य नियम, सामान्य निर्देश वो भी है। नियम 74 में हमने ईसीएस और ईपीए के बारे में भी देखा है ना। नियम 75 में आपके बिल की परिभाषा दे रखी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये नियम आपसे पूछा जा सकता है। नियम 76 में बिलों पर हस्ताक्षर एवं बिलों पर प्रति हस्ताक्षर की बात कर रहा है। बिलों पर हस्ताक्षर साइन कौन करेगा? एंड बिलों पर काउंटर साइन, यदि सब डीडीओ है तो प्रति हस्ताक्षर कैसे होंगे, इसके बारे में भी बात इस नियम में की गई है। नियम 78 में क्या व्याख्या है? नियम 78 में हमने पहले देखा था नवीन सृजित कार्यालय जो करते हैं उसमें क्या क्या आवश्यकताएं होती है, पिछले ही नियम में देखा था, देख लीजिएगा। इससे जस्ट पीछे वाले में ये नियम 78, और वापस यहां पर फिर से आ गया है नियम 78, नवीन सृजित कार्यालय हेतु आवश्यकताएं। एक नियम आपका इसमें बीच में रह गया है। वैसे के वैसे ये सारे नियम मैं आपको पिछले सेशन में करवा चुका हूं, जहां पर सब चीजें हमने पढ़ी है। नियम 77, इसमें मित्रों नमूने के हस्ताक्षर है, नमूने के हस्ताक्षर है जो एक कार्यालय अध्यक्ष को ट्रेजरी में देने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामान्य वित्तीय उल्लेखन नियम के नियम 74 में वर्णित ईसीएस का क्या आशय है? एक्सेप्शनल चेक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चेंज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ईसीएस का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। ईसीएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ईपीए की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस, ये ईपीए की फुल फॉर्म है। ये भी नियम 74 से ही संबंधित है। जीएफएनडीआर का अध्याय 6 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल सा प्रश्न है। तो अध्याय 6 जो मित्र हैं वो है भुगतान से संबंधित। भुगतान से संबंधित कौन सा है आपका? अध्याय 6, नियम 74 to 124, 74 से 184। राजस्व एवं प्राप्तियां, ये कौन सा अध्याय है? तो ये अध्याय मित्रों आपको नियम अध्याय 3 27 से 41 तक। रेवेन्यू एंड रिसिप्ट्स अध्याय 3 नियम नंबर 27 से लेकर के 41 तक। स्वीकृति की शक्तियां, पावर ऑफ सैंक्शन, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। 5वां अध्याय है जो कि नियम 61 से 73 तक चलता है। कौन सा अध्याय है? अध्याय 5 61 से लेकर के 73 तक।
और वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली मित्रों, ये आपका सेकंड अध्याय है, नियम 5 से लेकर के 26। कौन सा है? अध्याय 2 नियम 5 से लेकर के 26। तो ये इससे संबंधित है और इस वाले में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर रहे हैं। चेकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस से किसके द्वारा मुद्रित करवाया जाएगा, उसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम करेगा? कोषागार करेगा या वित्त विभाग करेगा या महालेखाकार करेगा या निदेशक कोष एवं लेखा करेगा? तो डायरेक्टर डीटीए ये इसका काम होगा कि वो जो है चेकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस से मुद्रित करवाएं और इसके लिए हर 3 महीने में त्रैमासिक आधार पर जो है डिमांड नोट कार्यालय अध्यक्षों से अपने यहाँ मंगवाता रहे। अगला प्रश्न, समस्त चेकों का स्टॉक रखने और अभिलेख संधारित करने के लिए केंद्रीय कोषागार का कार्य कौन सा ट्रेजरी करता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को एग्जाम में ये आ सकता है। कौन सा ट्रेजरी चेक का स्टॉक रखने और उससे संबंधित रिकॉर्ड रखने की, कितने चेक किस किस को डिस्ट्रीब्यूट हुए, कौन कौन से सीरियल नंबर, आईएफएससी कोड नंबर, क्या सब कुछ है ना, तो वो कोषागार शहर जयपुर या कोषागार ग्रामीण जयपुर या कोषागार सचिवालय जयपुर या कोषागार पेंशन जयपुर। तो कोषागार शहर जयपुर इसके लिए मित्रों नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष या कोषाधिकारी को, विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष कोषाधिकारी को कैशियर एवं एक लिंक कैशियर के नाम की सूचना देगा और उसमें कितने फोटो भेजेगा कि अपने अपने तो 3 प्रति भेजेगा, जिसमें पहचान पत्र बनाने के लिए कितनी प्रतियां भेजेगा? 3 फोटो भेजेगा। जीएफएनडीआर का नियम 85 का संबंध क्या है? बहुत बार देख चुके हैं हम, रसीदों के लिए टिकट से संबंधित जो है वो नियम 85 है और इसमें नियम 85 में रुपए 5000 से अधिक पर ही रेवेन्यू टिकट या स्टाम्प ड्यूटी लगती है, इससे कम पर नहीं लगती है। और स्टाम्प एक्ट में भी इसमें कुछ छूट मित्रों जो है आपके पहले से ही दे रखी है कि कुछ कुछ स्टाम्प में रसीदों को छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कि सभी दावे उनके देय होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर भीतर प्रस्तुत कर दिए जाएं, किसका होगा? बहुत अच्छा सवाल है। किसका ये दायित्व होगा कि ये जो चीजें हैं ये 2 साल के भीतर भीतर जो भी दावे हैं वो प्रस्तुत कर दिया जाए? तो वो दायित्व होगा मित्रों कार्यालय अध्यक्ष का। और इससे संबंधित हम आपसे बात पहले भी कर चुके हैं, नियम 90 से संबंधित। नियम 90 समय अतीत दावों या अवधि पार दावों की बात कर रहा है। समय अतीत या अवधि पार दावों की बात कर रहा है और इसमें कुछ दावों को छोड़ करके बात कर रहा है। कौन कौन से? जैसे पेंशन के दावों को इसमें छोड़ दिए, उसकी बात कर रहा है ना। पेंशन के दावों को छोड़ दिए या कोई विशेष प्रकार के प्रावधानों जिसके तहत बिल हो उसको छोड़ देने की बात कर रहा हो। इसके अलावा एक और है जो मुझे याद नहीं आ रहा है नियम संबंधित, जैसे उसे अवधि पार दावे कहा जाता है। तो इसमें इन 3 प्रकार के छोड़ करके अन्य प्रकार का यदि आपका टीए बिल है, मेडिकल रीइंबर्समेंट है या और किसी भी प्रकार का बिल है तो उसमें अवधि पार दावों को 2 साल के भीतर भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए, अदरवाइज वो जो क्या है अवधि पार दावे हो जाएंगे। और कार्यालय अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वो 2 वर्ष के भीतर भीतर इसको प्रस्तुत कर दे। आगे बढ़ते हैं। स्टाम्प अधिनियम के अनुसार निम्न में से किसे स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करना है? और ये आपका मित्रों नियम 85 से संबंधित है, जिसमें 5000 से अधिक की भी रसीदें जिनको स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। कौन कौन सी शामिल है? तो सहायता अनुदान बिलों आदि के लिए रसीदें 5000 से अधिक हो तो भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार द्वारा सरकार की ओर से दी गई रसीदें भी 5000 से अधिक हो तो भी उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग द्वारा आहरित बिल, इन पर भी नहीं लगेगी। तो इसका कुल मिलाकर के राइट आंसर मित्रों आपका हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसके लिए सही उत्तर है। ये जो रसीदें हैं इन रसीदों पर 5000 से अधिक वैल्यू की रसीदें होने पर भी इन पर जो है स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। जीएफएनडीआर के नियम 111 के अनुसार यदि चेक प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत वाहक को चेक सौंपा जाता है, ध्यान से पढ़ना, जीएफएनडीआर के नियम 111 के अनुसार। सेशन अच्छा लग रहा है ना? तो लाइक जरूर करें। इसमें इस प्रकार के कई सारे सेशंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, लेकिन आप लोग लाइक्स करने में कंजूसी करते, अभी के अभी जाकर के लाइक्स करिए और उसमें कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। वापस आते हैं प्रश्नों पर। जीएफएनडीआर के नियम 111 के अनुसार यदि चेक प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत वाहक को चेक सौंपा जाता है तो किस तिथि को उसका भुगतान माना जाता है? डाक में डालने की तिथि से, चेक सौंपने की तिथि से, या चेक प्राप्त होने की तिथि को, या चेक लिखने की तिथि को? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों और इसका राइट आंसर है चेक सौंपने की तिथि को जो है भुगतान की तिथि माना जाएगा। नियम संख्या 111 उसमें उसका जो हेडिंग है वो है चेक द्वारा भुगतान को किया हुआ माना जाना। यदि चेक डाक से जाता है तो डाक में डालने की तिथि
भुगतान की तिथि मानी जाएगी। यदि चेक किसी संदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाता है तो चेक सौंपने की तिथि को भुगतान की तिथि माना जाएगा। और इसकी संबंधित बात कर रहे हैं नियम 111। कोई भी बिल या चेक कब वाउचर बन जाता है, कोई भी बिल या चेक कब वाउचर बन जाता है, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चेक कब बिल या वाउचर बन जाता है, इसको लेकर के नियम नंबर आपका 117 याद करिए। नियम 117 भुगतान के लिए वाउचर बात कर रहा है। नियम नंबर 117 वो कह रहा है भुगतान के लिए वाउचर, इसकी बात कर रहा है, भुगतान के लिए वाउचर की बात कर रहा है। और निरस्त करने पर या भुगतान करने पर या भुगतान किया एवं निरस्त किया इसकी मुहर लग जाने पर या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई भी चेक या कोई भी बिल जिस पर पेड एंड कैंसल्ड की सील लग जाती है, भुगतान एंड निरस्त किया गया की सील लग जाती है, तो वो चेक वाउचर बन जाता है। अगला प्रश्न, सरकार के विरुद्ध दावे निम्नलिखित में से संबंधित हो सकते हैं। सरकार के विरुद्ध दावे किससे संबंधित हो सकते हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो देखते हैं, कर्मचारियों के व्यक्तिगत भुगतान, रिफंड, सहायता, अनुदान, सामग्री क्रय, निर्माण कार्य, उपकरण एवं ऋणों तथा अग्रिमों के भुगतान या उपयुक्त सभी। तो ये सभी प्रकार के दावे जो है वो सरकार के विरुद्ध भुगतान से संबंधित बातें की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, सरकारी भुगतानों को किस प्रकार से किए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकारी भुगतानों को इसमें से कौन से प्रकार की प्राथमिकता आपको दी जानी चाहिए, नकद में या चेक या ईसीएस में या मनी ऑर्डर से या बैंकर्स चेक से। तो राइट आंसर है चेक या ईसीएस से आपको प्राथमिकता देनी है। नकद में तो सरकारी भुगतान आपको करना ही नहीं है। यह प्रश्न नंबर 19 तक हो गए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। कोषागारों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार चेक की सप्लाई निदेशक कोष एवं लेखा डीटीए से प्राप्त की जाएगी। किस आधार पर प्राप्त की जाएगी, त्रैमासिक आधार पर प्राप्त की जाएगी। ये सारी चीजें हम थ्योरी में देख चुके हैं। कोषागार द्वारा जारी किए गए चेक की भुगतान हेतु वैधता अवधि कितनी है, वैलिडिटी कितनी है, इसको लेकर के मित्रों हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। पहले कर चुके थे नियम 104, 105, 106 में। तो नियम 106, 107 हमने देखा था डिलीट हो रखा है, 114 डिलीट है, 115 डिलीट है। 107 से पहले 106 नंबर नियम चेक की वैधता अवधि से संबंधित बात कर रहा है। कौन सा नियम नंबर 106 अध्याय 6 क्या बात कर रहा है, चेक की वैधता अवधि। चेक की वैधता अवधि वैसे दो तरह से होती है। पहले जारी किए जाने से 3 माह, 90 दिन भी आ सकता है, 3 माह भी आ सकता है, और दूसरा वित्त वर्ष की समाप्ति तक, वित्त वर्ष की समाप्ति तक। इन दोनों में से जो भी पहले हो। अधिकतम 3 माह तक रहती है। यदि वो वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है तो उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के साथ ही वो चेक वैलिड नहीं रहता है। और यदि उसको पुनर्वैध करवा दिया जाता है तो 12 माह के भीतर भीतर उसको पुनर्वैध करवा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या, वापिस से प्रश्न पढ़ते हैं। कोषागार द्वारा जारी किए गए चेक की भुगतान हेतु वैधता अवधि कितनी है, 10 दिन, 30 दिन, 3 माह या 12 माह। तो इसकी राइट आंसर है 3 माह। यहां पर ऑप्शन में आपको 90 दिन भी मिल सकता है, तो भी आपको राइट करना है। कोषागार द्वारा 1 मार्च 2022 को जारी किए गए चेक की वैधता होगी, वही नियम नंबर 106। यहां पर यदि 3 माह करते तो मार्च, अप्रैल और मई यानी कि 31 मई तक होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो वित्तीय वर्ष समाप्त वाला जो है वो पॉइंट लागू हो जाएगा। तो 31 मार्च 2022 तक ही वो चेक वैलिड होगा। कोई भी चेक उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ही वैलिड होता है, तो इसलिए 31 मार्च 2022 तक ही वो चेक वैलिड होगा जो 1 मार्च 2022 को जारी किया गया। यहां पर है ना, जो 90 की जारी किए जाने से 90 दिन वाला जो ऑप्शन डी है ना, ये मत करके आ जाना, क्योंकि 90 दिन तो तब होंगे ना, 90 दिन से पहले ही वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, तो वो चेक पहले ही उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक ही वैलिड रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का नवीन कार्यालय स्थापित किया गया है, उसके द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने हेतु कोषागार का आवंटन किसके द्वारा किया जाएगा। यह बात कह रहा है कि जयपुर में माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का कोई नया कार्यालय स्थापित हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट का आपसे पूछा जा सकता है, और उसके द्वारा बिल प्रस्तुत करने हेतु कोषागार का आवंटन करेगा। क्योंकि यहां बात कर रहा है कि जयपुर में एक से ज्यादा ट्रेजरी है, तो इस स्थिति में जब एक से ज्यादा ट्रेजरी हो तो कौन ट्रेजरी का निर्धारण करेगा, तो वित्त विभाग करेगा। और नवीन कार्यालय की स्थापना रूल नंबर 78
नियम 78 में नवीन कार्यालय के सृजित करने की आवश्यकताएं, 3 आवश्यकताएं। कार्यालय के गवर्नमेंट सैंक्शन की कॉपी आपको ट्रेजरी में देनी होगी, दूसरा प्रथम कार्यालय अध्यक्ष के नमूने के हस्ताक्षर, और तीसरा कार्यालय अध्यक्ष घोषित करने का 03 का पावर, ये तीनों की कॉपी ट्रेजरी में देनी होगी। ये आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं से संबंधित बात कर रहा है मित्रों नियम नंबर 78। आगे बढ़ते, एक कार्यालय के लिए राजकीय चेकों का भुगतान प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कार्मिकों का पहचान पत्र कोषाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। एक कैशियर और एक लिंक कैशियर के रूप में इसका पहचान पत्र जारी किया जाता है। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके दावे को निकटतम पूर्ण रुपये में परिवर्तित नहीं किया जाएगा? राउंड ऑफ जो है नहीं किया जाएगा। कर्मचारी को देय वेतन राउंड ऑफ होता है, कर्मचारी को देय शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता यह भी राउंड ऑफ होता है, राजस्व दावे यह भी राउंड ऑफ होता है, राज्य बीमा अंशदान राशि की किस्त पर सेवा कर ये अलग से राउंड ऑफ नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों को अलग अलग राउंड ऑफ करके फिर उनकी जोड़ की जाएगी, और यदि किसी का डिडक्शन है और उसमें एक से अधिक LIC है तो सब LIC को जोड़ने के बाद राउंड ऑफ किया जाएगा, प्रत्येक LIC को अलग अलग राउंड ऑफ करके नहीं जोड़ा जाएगा, वो भी ध्यान रखना। तो राज्य बीमा अंशदान जो SIPF की राशि है उसकी किस्त पर जितने भी सेवा कर लगता है उस राशि को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। तो ये था मित्रों आपके चैप्टर 6 के सारे MCQs। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे। आपकी परीक्षा में उम्मीद करूं कि यहां से कुछ सवाल पढ़े ताकि आप उन सवालों को सही से हल करके आए। आप इस सेशन को प्यार दे दीजिएगा। जाते जाते आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामना मैं कर लेता हूं। अगले सेशन में हम मिलेंगे अध्याय 14 के साथ। तब तक आपके इस मित्र को दीजिए इजाजत। हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इस 4 के पैनल की PDF मिलने वाली है। आपके इस मित्र को आज यहीं दीजिए इजाजत। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।